हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का ऑल फार्मूला याद कराने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप लोगों को यह वीडियो देखते देखते ही क्लास 10th का सभी फार्मूला याद हो जाए। अगर बोर्ड में आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला पूछे तो आप लोगों से नहीं छूट पाए, इसीलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, इसमें मैथमेटिक्स में 10 से 15 मार्क का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आप लोग और फार्मूला याद कर लीजिए। चलिए आप लोगों को मैं बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वास्तविक संख्या का जो टॉपिक है उसमें उसका सूत्र होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसका एचसीएफ निकालने का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या आता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए बोला जाता है किसको? ए बराबर होता है भाज्य, बी बराबर होता है भाजक, क्यू बराबर होता है भागफल, आर बराबर क्या आता है? शेषफल। जब आर बराबर 0 आता है, आर बराबर 0, तो क्या आता है? बी बराबर क्या हो जाता है? बी बराबर एचसीएफ हो जाता है। बी बराबर क्या होता है? एचसीएफ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यह फार्मूला भी बार बार पूछा जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लौसा, एलसीएम गुने एचसीएफ, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ से 4 फार्मूला बन सकता है। अगर पहली संख्या बराबर पूछे तो गुना में है, तो उस सर जाए तो क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। तो पहली संख्या बराबर पूछे तो मौसा गुने लौसा बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या बराबर पूछे तो मौसा गुने लौसा बटा पहली संख्या। अगर लौसा बराबर पूछे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा। अगर थी मौसा बराबर पूछे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसा होगा। यहाँ से 4 फार्मूला बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या से पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अब पूछेगा इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है, या ये भी पूछ लेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें एक प्राकृतिक संख्या दे देगा, पूछेगा इनमें कौन प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 ETC अनंत तक होगा। यह क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अगर गिनती की संख्या के शुरू में या प्राकृतिक संख्या के शुरू में शून्य शामिल कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट होगा। उसके बाद है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन यह भी होता है वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाते हैं। उसके बाद है जैसे में होगा 2 4 6 8 ETC 150 70 ETC। उसके बाद है विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 17 ETC। इसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। एक और खुद के अलावा किसी और कम से कम एक संख्या से क्या हो? विभाजित हो, तो वह क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। इसका दूसरा डिफिनीशन क्या होता है? वह संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड
या 3 से अधिक भी गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में होगा 4, 6, 8, 10, 12 etc। अगर सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछे तो 4 होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अब अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19 etc। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, अगर पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फंसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका उत्तर दीजिएगा। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होगा, अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q बराबर नहीं हो 0 के, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या पहचानने का नियम 1-2 है, वो आप लोग अगर आप लोगों को माने जानकारी प्राप्त करना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने, तो इसके लिए हम आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना देंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे में हो जाएगा √2, √3, 2 + √3, पाई, 2 + पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए आप लोगों को अगर पूछिए पाई क्या है, तो पाई हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान दे दे, पाई का मान कितना आता है, बट्टा वाला अंश हर वाला अंश और हर वाला भिन्न वाला, तो क्या होता है 22/7। तो 22/7 अगर मान दिया रहे, अब पूछे यह एक संख्या है, 22/7 एक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। अगर पाई का संकेत दिया रहे, पूछे पाई क्या है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यह आप लोग याद रखिएगा, फंसाने के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उसे क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या। जैसे में 5, 7, 2, 3, 9, 11 etc। उसके बाद आप लोगों को आगे बताते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र और उसके बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले है द्विघात बहुपद क्या है, व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। उसके बाद द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। उसके बाद द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल या अल्फा × बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। उसके बाद है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a होता है। त्रिघात बहुपद में 2 लेकर के शून्यकों का योग अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा बराबर सूत्र होता है c/a। उसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा बराबर सूत्र होता है -d/a। आप लोग ये सूत्र त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल का याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट है
देखिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तब इसका आलेख क्या हो जाएगा? तो समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। उसके बाद है इसके अनगिनत हल होंगे। देखिए, एक ही दोनों जो है ना, सो एक ही लाइन पे जाएगा, इसीलिए इसका बार बार यहाँ पे बार बार इसको जो है ना, सो इसका माने कितना बार कटेगा कोई ठिकाना है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा। इसके बाद है इसका संगत, यह कैसा होगा? इसका निकाय तो यह कैसा होगा? तो संगत होगा। उसके बाद है जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तब इसका क्या हो जाएगा? आलेख प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इसका एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। और संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। याद रखिएगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तब इसका आलेख समपाती होगा, इसके अनगिनत हल होंगे और कैसा होगा? तो संगत होगा। उसके बाद A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा, इसका एक हल होगा और कैसा होगा? तो संगत होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 के, तब इसका आलेख कैसा हो जाएगा? तो समांतर हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। उसके बाद विवेचक के बारे में बताते हैं। विवेचक के बारे में बताते हैं इसके बाद